नमस्कार, मेरा नाम है लवकुश कुमार मौर्य और आज का जो टॉपिक होगा वो फ्रांस की क्रांति होगी। अर्थात समझेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति है वो किस प्रकार घटित हुआ, वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था थी और वहाँ के लोगों ने क्रांतियाँ आखिर क्यों की। आखिर किसी देश में क्रांति क्यों होती है, आंदोलन क्यों होते हैं, इन सारे चीज़ों को समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि जो फ्रांस की जो सरकार थी, वहाँ का जो राजतंत्र व्यवस्था था, यानी कि वहाँ पे जो शासन चलती थी वो राजाओं का चलता था और वे जो राजा हुआ करते थे वो लोगों को सताया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी इसके अंतर्गत क्रांतियाँ हुई और इसमें बहुत से लोगों ने जान भी गंवाया। तब जा कर के एक फ्रांस क्या हुआ, स्वतंत्र देश बन गया। समझ गए, वहाँ पे सभी लोगों को आज़ाद किया गया। पहले वहाँ पे लोगों को अपना अधिकार नहीं थे। ये भी समझेंगे इसमें कि फ्रांस की जो सरकार, जो फ्रांसीसी जो समाज है, वहाँ पे उनका समाज कितने वर्गों में बटे हुए थे। जैसे आप जानते हो कि पादरी, कुलीन वर्ग और मजदूर वर्ग, ये सब जानते होंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या असर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही जानते हैं आप कि विश्व के अनेक देशों पे क्या हुआ, प्रभाव पड़ा और वे भी क्या हुए, आज़ाद हुए। तो इन सारे चीज़ों को हम इसमें गहराई से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसका मज़ा आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाइयों। यह जो हमारा लेक्चर होगा ये सभी क्लास के लिए होगा, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो। जैसे हो गया यूपीएससी, खास करके पीसीएस, एसएससी, बीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम, यानी सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को बनाया जा रहा है ताकि हर किसी को लाभ मिले। और एक बार इसको आप देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक डाउट क्लियर होंगे और फ्रांसीसी क्रांति का एक अच्छा सा नोट्स तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका है, तो पहला आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन नोट्स, यानी कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम डेट देखेंगे और इवेंट्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तारीख में क्या क्या घटनाएं घटे। व्हाट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या इसमें ये भी देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका टॉपिक, इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। ठीक है, और थर्ड देखेंगे कि जो फ्रांसीसी समाज है वो 18वीं सदी के अंत तक कैसा रहा। ठीक है, उसमें क्या बदलाव आए। और फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा आपका व्हाट वर द कॉजेज, यानी कि हम फ्रांसीसी क्रांति क्या देखेंगे, कारणों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या वजह हुए कि आपका ये क्रांति हुआ। ठीक है, तो इसमें क्रांतियाँ क्या देखेंगे, हमारा देखेगा सोशल कॉजेज, यानी कि आपका सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा क्या देखेंगे, राजनीतिक कारण। चौथा इसमें आएगा कि इस क्रांति में जो है मिडिल क्लास की क्या भूमिका है, मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, उनकी क्या भूमिका इसमें रहा है। और अगला जो पॉइंट होगा इसमें आपका वो होगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति के चरण, यानी कि फेजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के चरणों को देखेंगे हम कि फ्रांसीसी क्रांति कितने चरण में बटे या फिर कौन कौन से चरण उसके आए। और अगला जो है आउटब्रेक, मतलब क्या होता है, यानी कि प्रकोप छाना। ठीक है, तो फ्रेंच क्रांति यानी फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका हम प्रकोप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो हुई उसका क्या प्रकोप रहा, यानी फ्रांसीसी क्रांति का प्रकोप कितना भयंकर साबित हुआ और क्या हमारे लिए वो फायदेमंद हुआ। इसमें क्या क्या हमारा आएगा दोस्तों, तो इसमें आएगा कि जो लोग जीने के लिए क्या करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, जीने के लिए एक विवश हो जाएंगे किस तरह से ज़िंदगी को जीना है। और फिर देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है वो किस तरह से अपने अधिकार के लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारा देखेंगे कि क्रांतियाँ जो होती है कितना बड़ा रूप ले लेता है, यानी क्रांति का प्रकोप देखेंगे। और फिर यहाँ देखेंगे कि जो संविधान है यहाँ पे फ्रांस में, यानी कि फ्रांस का जो राजतंत्र है, वहाँ पे फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है। अगला इसमें हमारा आएगा फ्रांस, जो फ्रांसीसी सरकार है, फ्रांसीसी सरकार है, वहाँ पे जो मोनार्की है, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जो वहाँ पे राजतंत्र क्या होता है, खत्म हो जाता है, अब गणतंत्र स्थापित होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक गणतंत्र देश बन जाता है, गणतांत्रिक देश। और उसके बाद देखें आतंक का कहर, देखेंगे यहाँ पे कि आतंक का राज किस तरह से भयानक, ये सब देखेंगे। टेरर का डिक्टेटरी रूल्स फ्रांस, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से तानाशाही रूल वहाँ पे लागू किए जाते हैं। हर चीज़ को हम इसमें देखने वाले हैं।
यानी कि कुल मिलाकर बोले तो अभी तक 6 बोला, और यानी 9 इसमें पॉइंट होगा आपका। और अगला इसमें जो पॉइंट होगा आपका, यानी कि हमारा क्या होगा, तो द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि हम नेपोलियन बोनापार्ट के कैसे उसके निर्माण हुए और कैसे उसके विनाश हुए, यानी कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे बर्बाद हुआ, बर्बादी की ओर कैसे गया, इस चीज़ को भी देखेंगे इसमें। अगला इसमें जो होगा ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति का विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ को देखेंगे। और लास्ट जो पॉइंट होगा आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि इसके क्या क्या कुछ हुए। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो जो सबसे पहला हमारा होगा पॉइंट वो क्या होगा, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है नोट्स देखेंगे इसमें कि क्या क्या हुए। तो आप यहाँ टाइमलाइन देखेंगे कि 1774 में क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि जो फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है, यहाँ पे गिलोटिन ऑफ द किंग, यानी कि राजा का गिलोटिन होता है, और जैकोबिन रिपब्लिक, यानी कि जैकोबिन रिपब्लिक वाज स्क्वेश्ड एंड डिक्टेटर स्टार्टेड रूलिंग फ्रांस, यानी कि हम यहाँ देखेंगे कि 1774 ईस्वी में फ्रांस जो है आपका, वहाँ पे राजतंत्र क्या होता है, खत्म होता है, और क्या आता है, गणतंत्र आता है, गणतंत्र स्थापित होता है। और वहाँ पर ये देखेंगे आप कि ये जो जैकोबिन क्लब है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, इसको तहस नहस कर दिया जाता है। और यहाँ पे फिर से क्या होता है, तानाशाही स्टार्ट हो जाता है। तो 1774 में याद रखना है, तानाशाही क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे रिपब्लिक बनता है, लेकिन फिर से आपका तानाशाह स्टार्ट हो जाता है। ये आप देखेंगे 1789 में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, और उसमें जो है असेंबली में क्या होता है, यहाँ पे मीटिंग के दौरान जो है यहाँ पर बात रखी जाती है, तो बातों का विरोध किया जाता है, ठीक है, यानी कि लोग मांग रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं, तो उसका विरोध किया जाता है, और जो राजा कहता है उन चीज़ों को विरोध करते हैं। और यहाँ पे इसी के समय 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपका पता है आपको। तो यहाँ पे बास्तिल की जो किला है उसको क्या तोड़ा गया था, यानी कि बास्तिल के किला को, जिसको आप जेल के नाम से जानते हैं, तो 1789 में बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया था। उसमें से लगभग 7 कैदियों को बाहर निकाला गया था, अर्थात उस जेल में कितने कैदी थे, 7 कैदी थे जिन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब क्यों वहाँ हुआ था ऐसा, हम आगे चल के देखेंगे कि 1789 में कौन सी घटनाएं घटी और उसका क्या परिणाम निकला, राइट। 1791 में ये जो मुख्य पॉइंट है आपका, मेन फोकस इस पे करेंगे हम, और आगे चल के विस्तार से समझेंगे। तो 1791 में आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे संविधान का क्या होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है, और उसके बाद यहाँ पे मोनार्क्स पावर, यानी कि लिमिट, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र जो है, राजा का जो सत्ता है और राजा का जो पावर है, तो राजा के पावर को यहाँ पे क्या किया था, सीमित किया जाता है। एंड आपका गारंटी दिया जाता है हर एक लोगों को उनके अधिकार का, यानी कि लोगों के अधिकार की गारंटी दी जाती है, और राजा के शक्ति को सीमित किया जाता है। कितने ईस्वी में, 1791 में। और 1793 टू 94, यदि हम 1793-94 की बात करें, तो यहाँ पे फ्रांस क्या बन जाता है, तो फ्रांस एक गणतंत्र बन जाता है, गणतांत्रिक देश बनता है, और यहाँ गिलोटिन का राजा होता है। और फिर जैकोबिन को क्या किया जाता है, बर्बाद किया जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ से तानाशाही स्टार्ट होता है। तो आप देखें 74 में तानाशाही स्टार्ट हुआ, और फिर क्या हुआ, 94 में हुआ स्टार्ट, 93-94 में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1804 से लेकर के, ठीक है, 1804 से लेकर के 1815 तक एक ऐसा समय आता है जहाँ पर किसका शासन होता है, आप भली भांति जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस फिर से क्या होता है, एक रिपब्लिक बनता है, यानी कि गणराज्य बन जाता है, गणतांत्रिक बनता है। और यहाँ पर गिलोटिन ऑफ द किंग, गिलोटिन का, राजा का गिलोटिन, और जैकोबिन, यानी कि जैकोबिन को भी यहाँ भी क्या किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, खत्म किया जाता है। क्योंकि ऐसे लोगों की सरकार आ जाती है जो लोगों को क्या करता है तबाह करके रखता है, परेशान करता है। अब यहाँ पे रिपब्लिकन, यहाँ पे जो आपका क्या है आपका, तो यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब है, इसको क्या कहता है, दबा करके ख़त्म किया जाता है, ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अब चलिए आगे समझते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, व्हाट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, इसको समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, अब विस्तार से हम एक एक पॉइंट को करके देखेंगे, तो आप लगे रहिए हमारे साथ। सबसे मुख्य बात यहाँ पे कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 ईस्वी को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, यानी कि इन
1789 यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ। और आपको पता है कि इसमें क्या क्या कारण हुए, तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, रिमूव्ड द फ्रेंच मोनार्की एंड सीमेंटेड अ जस्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या किया, राजनीतिक पार्टियाँ भाग लेती हैं, आपका संस्थान भाग लेता है, बड़े संस्था भाग लेता है, हर तरह से चीज़ें इसमें क्या करती है, भाग लेती है और कहता है कि वो सरकार के प्रति क्या है, तो जवाबदेही है। और यहाँ पे 1789 में क्या किया गया, तो 1789 में आपको यहाँ पे राजतंत्र को क्या किया गया, खत्म किया गया, राजतंत्र यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, रिमूव्ड द फ्रेंच मोनार्की, यानी कि फ्रांसीसी जो राजतंत्र थी व्यवस्था उसको खत्म कर दिया गया 1700, ये जो क्रांति हुई फ्रांसीसी क्रांति में। और क्या हुआ, तो द सीज ऑफ द बेस्टिल ऑन 14 जुलाई 1789 लेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप देखेंगे कि 1789 ईस्वी में 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति हुई और यहीं पे जो बास्टिल का किला था, फोर्ट था, उसको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया और उसमें जो कैदी थे उसको रिहा कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। उसमें आपका 7 कैदी थे, यानी बास्टिल के किला में आपका 7 कैदी थे जिसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। एक यहाँ पे मुख्य बात थी कि इस किला में आपका भर भर के क्या रखा हुआ था, तो बंदूकें वगैरह रखी हुई थी। लोगों ने जब इस किला पे हमला किया तो इस किला को इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि मतलब आज उसका एक ईंट भी नहीं है वहाँ पे। हर चीज़ को उन्होंने क्या किया, तो आंदोलनकारियों ने उठा के वहाँ से फेंक दिया और बेच दिया, समझ गए, वहाँ से उठा के दूसरे जगह बेच दिया जाके। इतना क्या हो गए थे, बौखला गए थे, सब गुस्से में थे। तो क्रांति जब होती है तो ये बहुत भयानक होती है, समझ गए यहाँ पे आपका। और जब 1789 में क्रांति होती है तो और ये अंत जो होता है नेपोलियन बोनापार्ट से राइज टू पावर, और यह जो है आगे चल के नेपोलियन बोनापार्ट के समय तक क्या होती है, चलती है, फिर वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं आपका ये जो किला है बास्टिल का, ठीक है, वो जो जेल था, जेल के रूप में इस्तेमाल किला का होता था, यही हमारा बास्टिल का क्या है, किला है। इसमें ये सब देखिए लोग हैं यहाँ पर, और हर एक लोग क्या कर रहे हैं, इधर को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इस किले को क्या कर रहे हैं, तहस नहस कर दिया। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं, एकदम पूरा बर्बाद करके रख दिया इसको। क्योंकि राजा जो था वहाँ का इतना तानाशाह बन गया था कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनकी आज़ादी को छीना जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, उनकी शोषण हो रही थी, खाने को मिल नहीं रहे थे। इसलिए क्या किया लोगों ने, तो आंदोलन करना शुरू किया और जाकर के अंत यहाँ से लोगों को आज़ाद कर दिया जेल से। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सामाजिक जो फ्रांसीसी समाज थी वो 18वीं सदी के अंत तक कैसी थी, समझ गए। तो 18वीं सदी के अंत तक फ्रांसीसी क्रांति को चलिए समझते हैं। तो इसके अंडर में क्या क्या आएगा, तो पहला पॉइंट आएगा आपका राइट ऑफ द वॉर इन 1774, यानी 1774 के युद्ध के बाद क्या हुआ, लुई 16वां असेंडिंग द थ्रोन, दीज वर द मेन ट्रेड्स शेपिंग यूपी ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। आप लुई 16वां को देखेंगे तो 18वीं सदी में क्या बनता है, किंग बनता है। यहाँ पे आपका 74 है, आपका यहाँ दिया किंग बनता है यहाँ का, ठीक है। किंग बनने के बाद ये जो अयाशी करता है, समझ गए। तो 18वीं सदी के अंत तक पूरा ये अयाशी करता है, जिसकी वजह से जो फ्रांस है पूरे घाटे में चला जाता है। आगे हम समझें कि ये कितना किस्म का कैसा किस किस्म का व्यक्ति था, उस चीज़ को हम अभी तुरंत समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यहाँ का वैल्यू था, सम्मान था, इनके समय में कितना फ्रांस का सम्मान बढ़ा। फ्रेंच सोसाइटी सामाजिक, यानी कि फ्रांसीसी समाज जो है यहाँ पर आकर के आपका इनके समय में 3 भागों में क्या हो गया, बट गया। अर्थात जो फ्रांसीसी यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी वो आकर के 3 वर्गों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। एक हो गया प्रथम स्टेट कहते हैं, यानी कि फर्स्ट एस्टेट, और दूसरे को सेकंड एस्टेट कहते हैं, सेकंड एस्टेट, और तीसरे को थर्ड एस्टेट कहते हैं। ये जो पहला एस्टेट हो गया, ठीक है, इसी को प्रथम एस्टेट कहते हैं। यहाँ पे हो गया द्वितीय एस्टेट और यहाँ पे हो गया तृतीय एस्टेट। तो जो फ्रांसीसी समाज थी इनके समय क्या हो गया, 3 वर्गों में विभाजित हो गया आपका। और उसके बाद क्या होता है, तो जो फर्स्ट एस्टेट है, यानी जो जिसको हम प्राथमिक वर्ग बोलते हैं, प्राथमिक वर्ग में क्या होता है, तो फर्स्ट एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट्स कंसिस्टेड ऑफ क्लर्जीमैन
द सेकेंड, यानी कि जो पहला स्टेट था इसमें लोगों की जो आज़ादी थी बहुत ज़्यादा थी। हर चीज़ ये क्या थे, हर चीज़ में आगे थे, इनके पास हर प्रकार की आज़ादी थी, ये हर चीज़ कर सकते थे। और सेकेंड स्टेट था आपका वाज द नोबल्स। यहाँ पे दूसरे को देखेंगे हम तो दूसरे में, पहले स्टेट में क्या थे, तो पहला स्टेट में आपका आते थे पादरी, समझ गए, पादरी वर्ग के लोग आते थे पहला स्टेट में। और दूसरे स्टेट में आते थे आपका कौन, तो दूसरे स्टेट में आपका आते थे पादरी हो गया आपका, और दूसरे में हो जाएगा कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट में आपका आता है क्या, तो तीसरे स्टेट में यहाँ पे तीसरा स्टेट लिख देते हैं, तीसरा स्टेट में आता है आपका मजदूर या गरीब वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग इसको कह सकते हैं। ये जो तीनों स्टेट थे इन सारे चीज़ों को हम समझते हैं कि ये क्या क्या थे। तो जो पादरी वर्ग थे इनके पास हर एक प्रकार का क्या था, अधिकार था, ये हर चीज़ को कर सकते थे, समझ गए, इनसे टैक्स वगैरह लगता नहीं था। यही ज़मीन के ये सब जितना भी आपका लिखने पढ़ने का काम होता था सब इन्हीं के अंडर में होता था, समझ गए। और जो कुलीन वर्ग, ये पादरी वर्ग जो है यही पूजा पाठ में भाग लेते थे, आपको पूजा वूजा करवाना है जैसे ईसाइयों का, ठीक है, ये सब। और कुलीन वर्ग को आप समझेंगे तो कुलीन वर्ग में ये भी संपन्न व्यक्ति थे, ये भी संपन्न थे। कुलीन वर्ग, इस वर्ग में भी क्या आते थे, अमीर लोग आते थे, यानी कुलीन वर्ग जो है अमीरों का वर्ग था और पादरी वर्ग भी अमीरों का वर्ग था। इसमें सारे अमीर यानी धन दौलत वाले लोग रहते थे और इनके पास भी हर एक प्रकार की क्या थी, आज़ादी थी। तीसरा जो आता है आपका मजदूर वर्ग, यह जो मजदूर वर्ग है इनको बहुत ज़्यादा सताया जाता था, समझ गए। और इस वर्ग में सभी लोग कुल मिला के बोले तो गरीब थे और इनके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। और ये जो है इनके पास जो ज़मीन थी वो ये ज़मींदार हुआ करते थे। कुलीन वर्ग क्या थे, ज़मींदार थे। और ये जो थे इनके यहाँ क्या करते थे, काम करते थे, ज़मीन में काम करते, खेत में, और कृषि क्या करते थे और फिर अन्य काम करते थे कंपनियों फैक्ट्रियों में। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या होता होगा, शोषण खूब काम भर होता होगा, मजदूर वर्ग का खूब काम भर शोषण होता होगा, है कि नहीं। तो आप कंपनी में देख लीजिए किस तरह से लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। आगे चलिए समझते हैं हमारा पॉइंट जो सेकेंड होगा, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से लोगों के साथ क्या हुआ। यहाँ पे देखें तो पीजांट मतलब क्या होता है, मजदूर वर्ग या किसान वर्ग कह सकते हैं। तो तीसरे स्टेट में ये आ गए और पहले स्टेट में क्या आ गया, तो पादरी आ गए, और दूसरे में क्या हुए, तो दूसरे में आपका कुलीन वर्ग आ गए, समझ गए। तो 3 वर्ग थे आपका, ऑलमोस्ट कहें कुल मिला के कहें तो 60% ऑफ द फ्रांस लैंड वाज ऑन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लर्जीमैन एंड नोबल्स। कह रहा है कि फ्रांस का 60% जो हिस्सा है, समझ गए, फ्रांस का 60% जो भूमि का हिस्सा है, यानी 60% भूमि जो है फ्रांस का, वो किनके पास था, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के पास था। यानी 100 में से 60 किनके पास था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग मिला करके, सोचिए। और यहाँ पे यही नहीं, ऑन द अदर हैंड हम बात करें, दूसरी तरफ बात करें तो जो किसान थे, मजदूर थे, उनके पास उनकी जो जनसंख्या थी पूरे फ्रांस का वो 90%, यानी कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी आपका, फ्रांस की कुल जनसंख्या का 90% कौन थे, तो ये थे तीसरे वर्ग के लोग। यानी कि हम किसको कहेंगे, तो हम उनको पीजांट कहेंगे, यानी मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग के जो मजदूर वर्ग की जो संख्या थी 90% थी, सोच लिया। अर्थात थोड़े से संख्या के पास सारी ज़मीन थी और जो ज़्यादा जनसंख्या थी उनके पास एकदम कम थी, न के बराबर थी। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि कितना लोगों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसके बाद हमारा होता है कि ये तो हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। और इनके पास बहुत प्रकार की क्या थी, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, यानी कि जो रहन सहन की जो व्यवस्था थी एकदम गंदी थी इनकी। क्यों, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी थी, धन की कमी थी, जिसकी वजह से इनका रहन सहन यानी कि जो खान पान का जो स्तर था बहुत निम्न प्रकार का था। ये बढ़िया से अपने आप को चला नहीं पाते थे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, राइट, ये हो गया। और इस तरह से जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया था। अब हम बात करें क्लर्जीमैन की और नोबल्स की बात करें, पादरी और कुलीन वर्ग की बात करें हम, तो 60% जो वहाँ का भूमि था उनके पास था, आपको बताया अभी तुरंत। और ये क्या करते थे, सभी जो है ये सब टैक्स लिया करते थे, ठीक है, फ्रॉम पेइंग टैक्सेस बाय द किंग। कि जो किंग था, राजा था, राजा क्या लेता था, टैक्स लेता था, समझ गए। और ये जो टैक्स था किन से लगता था, तो देखिए ये जो हमारा पीजांट है, यानी कि जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग से क्या लगता था,
तो टैक्स लगता था, किसको देना पड़ता था? राजा को। तो पहला टैक्स तो राजा को देना पड़ा, ठीक है। और दूसरा जो टैक्स था इन ससुरा ये क्या लेता था? तो ये हो गया आपका कुलीन वर्ग और क्या हो गया? पादरी वर्ग। ये दोनों क्या लेता था? इनसे टैक्स लेता था। अब आप बताइए कि गरीब वर्ग को राजा को भी टैक्स देना है, यानी गरीब वर्ग राजा को भी टैक्स दे रहा है, और दूसरी बात कि पादरी और कुलीन वर्ग सब इन मिल के इनसे क्या ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं। इस प्रकार जो है गरीब वर्ग और गरीब होते गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी होते गया, क्योंकि बदतमीजी हो रही थी और इनके जीवन स्तर के साथ में खेला जा रहा था। उसी के साथ आपका इसमें यदि आप बात करें तो इन सारे चीज़ों की हमने बात की, किस तरह से क्या किया? टैक्स लगा। जब किसी भी व्यक्ति से आपका टैक्स अनेक प्रकार के लिया जाए, समझ गए, तो उनका रहने का तरीका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि लिविंग जो यहाँ पर जो है आपका टैक्स यदि किसी व्यक्ति से अनेक स्तरों पे लिया जाए तो उनकी हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। जैसे आप भारत में हम बात करें तो जीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, अलग अलग प्रकार के क्या लगते हैं? टैक्स लगते हैं। हमने भी इस बोर्ड को लिया है तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्या लगा है? टैक्स लगा है। तो जब अनेक प्रकार के टैक्स लगेंगे तो उनके जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति एकदम क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इस प्रकार जो वहाँ के लोग थे गरीब, उनकी हालत और बिगड़ती गई। और आगे हम बात करें चर्च, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चर्च जो था फ्रांस का, विच वाज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन आफ्टर द किंग, यानी कि राजा के बाद जो यहाँ का चर्च था, सबसे ज़्यादा शक्ति जो है राजा के पास था। फ्रांस में सबसे ज़्यादा शक्ति राजा के पास था, और राजा के बाद जो है आपका किन के पास शक्ति थी? तो चर्च के पास था। यानी कि सबसे ज़्यादा राजा में शक्ति थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर चर्च में शक्ति थी। इसका मतलब कि कोई भी रिलीजियस धार्मिक जो बातें थी, यानी कि यहाँ पे टैक्स लगता था, धार्मिक टैक्स। और जो धार्मिक टैक्स था क्या था? तो टैले नामक क्या था? टैक्स था। यहाँ पर यहाँ पे दो प्रकार की क्या लगती थी? टैक्स लगती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो टैक्स लगता था आपका गरीब वर्ग से लगता था, अमीर वर्ग से लगता नहीं था। अब ये देख लीजिए कितना समाज में क्या हो रहा है? एक भेदभाव और ऊंच नीच की नजरिया से किया जा रहा है। तो ये देखिए, टोबैको नाम का टैक्स लगता था, क्या लगता था? टैले नाम का टैक्स लगता था। यानी कि यहाँ पे एक धार्मिक कर लगता था, एक अन्य कर लगता था, और इस राजा को भी देना पड़ता था और जमींदार को देना पड़ता था, जो पादरी वर्ग के लोग थे यहाँ पर। अब अगला हम चलते हैं अगले कदम की ओर। आपका पता चलेगा कि यहाँ जो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के हम कारणों को समझे कि मुख्य कारण इसके क्या क्या थे। हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, तो देखा कि 1789 में 14 जुलाई क्या हुआ था? बैस्टिल के जेल को तोड़ दिया गया था और वहां से 7 लोगों को वहां से रिहा कर दिया गया, और उनमें जो बम बारूद थे, गोली बंदूक थी, सारे को क्या किया? ले लिया गया। और वहीं पे राजा को पकड़ के लेके चल गए थे। कहाँ? सब कहते चलो तुमको अपने जो फ्रांस के पेरिस में रह रहे हो, जो शहर में रह रहे हो, वहाँ नहीं रहना है, तुम्हें कहाँ रहना है? लोगों के बीच में रहना है। तो पता चला कि गरीबी क्या होती है, कितना हमारे देश में भूखमरी छाए हुए हैं। तो अब चलेंगे कि मुख्य वजह क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो हमने बात किया था कि फ्रांसीसी क्रांति की यदि बात करें तो मुख्य वजह क्या? तो पहला आपका मुख्य वजह था क्या? सामाजिक कारण, यानी कि सोशल कॉजेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 वर्गों में क्या होता है? बढ़ जाता है। इसकी बात हमने पहले की। तो जो फ्रांसीसी समाज है 3 वर्गों में बढ़ जाता है। अगली जो बात इसमें होगी कि इसमें जो फर्स्ट स्टेट है, यानी कि जो 3 वर्गों में बढ़ता है, कौन कौन सा है? तो स्टेट है आपका है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 स्टेट में वहाँ की समाज बटी होती है। और पहले में क्लर्जी क्लास आता है। क्लर्जी क्लास, दिस पीपल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस। कह रहा है कि यहाँ पर जो क्लर्जी वर्ग के लोग हैं, इनसे किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगता है, और इन्हीं को हम उच्च वर्ग के रूप में रखते हैं। और सेकेंड, यदि हम स्टेट की बात करें तो दूसरे में क्या होता है? कुलीन वर्ग आते हैं, और इनके पास भी क्या होता है? हाई लेवल की व्यवस्थाएं होती है, रहन सहन, ये सब बात हमने कर ली पहले। इनके पास खाने पीने की सुविधा होती है, पढ़ाई लिखाई हर चीज क्षेत्र में क्या होते हैं? आगे होते हैं। तो 2 वर्ग, यानी कि पादरी और कुलीन वर्ग, दोनों वर्ग क्या होते हैं? बहुत उच्च तबके के होते हैं। इनके पास हर प्रकार का सुविधा होता है, हर चीज को कर सकते हैं, इनसे टैक्स नहीं लगती है। और जो थर्ड आपका क्लास आता है,
थर्ड क्लास में आप जानते हैं कि तीसरे वर्ग में हमारा कौन आता है, तो तीसरे वर्ग में मजदूर को रखा गया है। और जो मजदूर वर्ग है इन पे अनेक प्रकार के क्या लगते हैं, टैक्स लगते हैं, अलग अलग तरह से इन्हें सताया जाता है। और आपको पता है कि ये जो है राजा को भी टैक्स देते हैं, और उसके बाद आपका जमींदार जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग इन्हें भी टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि जो कुलीन वर्ग है, पहला में तो आगे पादरी और कुलीन जो है आपका, बार बार कहिए कि कुलीन और पादरी क्यों कर रहे हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति में इनका महत्वपूर्ण क्या है, एक तरह से फ्रांस को बर्बाद करने में इनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। बर्बाद करने में, याद रखिए, बर्बाद करने में, आबाद करने में नहीं, खास करके वहाँ के जनता को तबाह करने में, शोषण करने में ये बहुत आगे था, दोनों पादरी और कुलीन वर्ग। तो ये जो चीजें हैं, ये जमींदार हुआ करते थे, इनके जमीन जो है आपका जोतते थे कौन, मजदूर वर्ग, उन्हें सताया करते थे ये सब। अब यहाँ पे सोचिए कि ये जो टैक्स लगेगा तो इनकी हालत खराब होगी या नहीं। अगला जो कारण होगा, पहला हमने देखा कि सोशल कॉजेज, और सेकंड देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के, तो आपको पता है कि आर्थिक कारण, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, यानी फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई थी कि आप सोच सकते हैं कि आखिर इतना आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुआ, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ाता है, तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है अचानक, ठीक है, और भी अनेक कारण होते हैं, और खाद्य फसल ना होता है, समझ गए। तो ये सब क्या होता है, ये सब इकोनॉमिकल कॉजेज होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी, ठीक है, वो फ्रांसीसी क्रांति के समय देखा गया कि 23 मिलियन थी, उसके बाद कितना हो गया 28 मिलियन, यानी देखिए 1789 में, यानी कि 23 मिलियन से 1789 में कितना हो गया 28 मिलियन हो गया। 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है 10 लाख होता है, तो 23 मिलियन में क्या हो गया, तो 23 यानी कि 230 हो गया, अर्थात 230 लाख, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख, यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग थे 1789 के पहले, और 1789 में देखा गया कि 2 करोड़ 80 लाख लोग हो गए। यानी कि हमारा यहाँ जनसंख्या में जो है भारी क्या हुआ, फ्रांस में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति और डगमगा गई। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब इनकी संख्या बढ़ी तो ब्रेकिंग सोसाइटी, हमारा समाज का आर्थिक स्थिति क्या हो, गड़बड़ होने लगा। अगला इसमें जो होता है लेबर क्लास, यानी कि जो मजदूर वर्ग के लोग थे उन्हें क्या हुआ, जब आर्थिक स्थिति खराब होगा तो काम नहीं मिलेगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है, तो लोगों को रोजगार भी मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। और अलग अलग प्रकार के जो टैक्स लग रहे थे वो और इनकी हालत क्या कर रखी थी, खराब। तो टैक्स के वजह से यहाँ जो आर्थिक स्थिति हुई और खराब हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब देखिए जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया वहाँ, तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, राजा ने क्या किया, तो वहाँ के किंग ने टैक्स को और बढ़ा दिया, समझ गए, टैक्स को इंक्रीज कर दिया कि हर लोग से और ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब बताइए, खाने का है नहीं और टैक्स हम ज़्यादा कहाँ से देंगे, पहले तो जितना चल रहा था उतना दिया ही नहीं रहा, और अधिक, जबकि हमारे पास आ ही नहीं रहा, और अधिक हमसे मांगा जा रहा है, कहाँ से दियागा। तो ये थे क्या आर्थिक कारण फ्रांसीसी क्रांति के। और अगला हम इसमें ये चीज को हमने देखा। अब अगली जो बात होगी हमारी, ठीक है, जब इस तरह की चीजें हुई तो वहाँ पे लोगों के बीच में क्या हुआ, तो बहुत क्राइसिस फैल गया, वहाँ के लोग बहुत घबरा गए, बेचैन हो गए, खाना पीना हर चीज के लिए क्या तरसने लगे, पढ़ाई लिखाई, रहने का सुविधा, बीमारी, हर चीज बढ़ गया, समस्या यानी कि बड़ा समस्या का भंडार हो गया। अगला जो तीसरा जो कारण होगा, पहला हमने देखा सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा क्या हो जाएगा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण फ्रांसीसी क्रांति के क्या है, तो यहाँ पे देखें कि जो राजनीतिक संस्थान थी, समझ गए, जब किसी भी देश में एक विशेष तबके के लोग दूसरे तबके के लोगों को सताएं तो वहाँ पे अन्य वर्ग भी क्या होते हैं, उभरने लगते हैं, आगे आने लगते हैं, और आ करके लोगों की सहायता करते हैं, जिसमें आपका उच्च तबके के लोग भी कुछ कुछ आते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और निम्न तबके के लोग सहायता करते हैं, और मिल करके आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से जो यहाँ पर राजनीतिक कारण राजनीतिक रूप ले लिया ये, और फ्रांसीसी क्रांति में एक अच्छे लोगों ने क्या किया, भाग लिया। और 1774 में आप देखेंगे तो लुई जो 16वां है, ठीक है, saw the अपॉइंटमेंट ऑफ लुई 16 एज द मोनार्क किंग ऑफ फ्रांस। 1774 ईस्वी में, 1774 में जो लुई 16वां है, यहाँ देखिए लुई 16वां, वो फ्रांस का क्या बनता है, तो लुई, ठीक है, लुई 16 फ्रांस का किंग बन जाता है, समझ गए। तो लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा बन जाता है, और
वहाँ पे राजा बनते ही शासन शुरू करता है और ऐसा ऐसा काम करता है जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पॉपट किंग, पॉपट राजा कहते हैं, बेकार का, फालतू का राजा कहते हैं, एकदम बेकार इसको कह सकते हैं, समझ गए। और इसने क्या किया, तो आप जब ये राज करने लगा तो इतना लड़ाइयाँ लड़ा, इतना लड़ाइयाँ लड़ा, समझ गए, कि लड़ाइयाँ लड़ने के कारण यहाँ का जो अर्थव्यवस्था था, सरकार की जो खजाना थी, एकदम क्या हो गया, खाली हो गया। उसी बीच क्या होता है, ये शादी करता है। ही वॉज मैनिपुलेटेड बाय द क्वीन मैरी एंटोनेट। जब ये देखो मैरी एंटोनेट है, हम इनकी तस्वीर को दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, आप इनका डिजाइन देख लीजिए पहले, बाल का डिजाइन देखिए कितनी खूबसूरती, ऐसा लगता है जैसे इतिहासकारों का कहना है कि मैरी एंटोनेट, देखिए इनके बारे में विस्तार समझ लेते हैं। मैरी एंटोनेट क्या है, मैरी एंटोनेट जो है ऑस्ट्रिया की क्या है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है, समझ गए, यहाँ की क्या है, राजकुमारी है। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एकदम एकलौती है। और आपको पता है कि जो एकलौते होते हैं कितने गड़बड़ टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अयासिक टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पे भी एकलौती है, देख लीजिए, चेहरा हालांकि खूबसूरत है, नहीं बहुत सुंदर है। और इस सुंदरता के पीछे कितनी खर्चीले लड़की छिपी हुई है ये नहीं पता आपको। ये क्या करती थी कि जब इनकी शादी किनसे हुई, लुई 16 से हुई, समझ गए। तो लुई 16 से शादी करने के बाद ये क्या करते हैं, तो लुई 16 के सलाहकार बनते हैं। जब लुई 16 किंग बनते हैं, आपको पता है, जब ये किंग बनते हैं 1774 में, तो इनके सलाहकार बन जाते हैं, एडवाइजर, समझ गए। और एडवाइजर बनने के बाद क्या होता है, जब ये खर्चीली एक नंबर के है, हर चीज जो है अपने सिर पे जो नाव जैसा ऐसे डिजाइन रखती थी, समझ गए। और ये इतने बड़े महल में रहती थी, समझ गए, इतने, वर्साय का शीश महल जानते हैं ना फ्रांस, तो उस तरह से ये फ्रांस का जो राजधानी पेरिस है उससे दूर एक जगह बनवाए थे, वहां पे इतना भव्य महल बनवाए थे कि मत कहिए। वहां पे करोड़ों अरबों क्या होता था, खर्च होता था, और उसी में रहा करते थे राजा और रानी दोनों। और कहते थे कि अपने ऐशो आराम के लिए क्या जीती थी, हर एक प्रकार की इन्हें सुविधा चाहिए थी। इसलिए जो है फ्रांस का जो खजाना था, सरकारी खजाना, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खाली होने लगा, समझ गए। दूसरी बात कि फ्रांस जो है अन्य देशों की क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था युद्ध में, जिसकी वजह से फ्रांस का खजाना क्या हो रहा था, खाली हो रहा था। जब आप दूसरे देशों की सहायता करते हैं युद्ध में, तो आपका भी पैसा क्या होता है, खर्च होता है। जब आपका पैसा खर्च होगा तो सरकारी खजाना से जाएगा, जिसकी वजह से सरकारी खजाना क्या होने लगा, खाली होने लगा। तो यही वो लड़की है जो लुई 16 से क्या की थी, शादी की थी। और वो ये जो है लुई 16 को अपने बस में करती थी, कुछ नहीं करने का, इधर उधर किया तो समझ लो क्या होगा। अब बेचारा लुई 16 इसका क्या बना रहता था, तो इसका जो कठपुतली, समझ गए, कठपुतली बन के इसका रह गया था लुई 16। अब देखिए इनका एक फोटो यहाँ भी दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से यहाँ पे मालिश करवा रही है, जूता जूती पहन रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, समझ गए। ये देख लीजिए इनके तस्वीर को आप, कितने ऐशो आराम वाली गद्दी वाली, ठीक है, फूल माला देखो, ये फूल है इधर इधर, देख रहे हैं कितने सजावट है, लग रहा है केक डाला हुआ है। इस तरह से ये राज करती थी। सोचिए, अपने गार्ड के लिए अनेकों प्रकार के इनके क्या थे, इनके सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार गार्ड तैनात थे, सिपाही तैनात थे, तो उसमें भी खर्च होती है। अब होता है कि उसके बाद क्या होता है, यानी कि ब्रिटेन को हराने के लिए अनेक देशों की सहायता की, दियर कॉमन एनिमी, यानी कि जो इनके दुश्मन थे उन्हें हराने के लिए दोस्तों की सहायता की, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरकारी खजाना इनका खाली होने लगा और अनेक प्रकार के संसाधनों पर क्या हुआ, बोझ पड़ने लगा, भार पड़ने लगा, यही वजह है। और अगला जो होता है कारण कि जब इतने ये सरकार क्या करती है, दूसरों की मदद, दूसरे देश की जीत में क्या करती है, अदर कंट्री की जब ये सहायता करते हैं तो इनका सरकारी खजाना क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, एकदम खत्म, जिसकी वजह से वहाँ और क्या आता है, क्रांति एक भयानक रूप ले लेता है। अब जनता को चाहिए खाना पीना, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी को कुछ दे ही नहीं रहे, तो जनता में क्या होगा, आक्रोश होगा और जनता फिर रोड पे आ जाएगी, समझ गए। तो जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे अनेक प्रकार के संसाधनों की क्या हुई, कमी हुई, जिसकी वजह से लोग रोड पे आने लगे, कहने लगे, सरकार का घेरावा करने लगे राजा का, कि आप हमें रोटी कपड़ा मकान दो, समझ गए, खाने के लिए ब्रेड दो, रोटी दो, कर क्या रहे हो आप, इस तरह से हुआ।
अब यहाँ पे समझ लेंगे कि इस क्रांति में जो है फ्रांस की इसी क्रांति में यानी फ्रांसीसी क्रांति में हमारा जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उनका क्या योगदान रहा है। आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाने में सबसे जो बड़ा रोल रहा है वो मिडिल क्लास का रहा है। क्यों? मिडिल क्लास क्या थे? तो जो गरीब मजदूर थे, मजदूर वर्ग थे, यानी कि जिसको आप तीसरा स्टेट कहते हैं, तीसरे स्टेट में मजदूर वर्ग आते हैं। और वो जो मजदूर वर्ग हैं अपने बच्चों को क्या किया? जब आपको पता है कि 1688 ईस्वी में 1688 में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आया था इंग्लैंड में, और वहाँ से औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे अनेक देशों में क्या हो गया? फैल गया। जब औद्योगिक क्रांतियाँ आई तो अनेक देशों में कंपनियाँ क्या हो गया? बन गया। अनेक देशों में क्या हुआ? इंडस्ट्री लगा, समझ गए? बहुत प्रकार के इंडस्ट्री लगे जिसमें लोगों को क्या मिला? काम मिला। कारखाना लगा तो काम मिला, और लोग काम कर करके अपने बच्चों को क्या करने लगे? पढ़ाने लगे, जिनसे उनके जो बच्चे हैं पढ़ पढ़ के क्या बन गए? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, एडवोकेट बन गए, वकील बन गए। बहुत प्रकार के इसमें क्या हो गए? वो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। और इससे जो एक वर्ग बना, इसे एक नया वर्ग बना, इस वर्ग को हम क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें व्यापारी भी बने, समझ गए, बिजनेसमैन बने। और इनसे जो एक वर्ग बनता है तो 3 स्टेट के बाद एक चौथा स्टेट आ जाता है, और उसमें क्या बनता है? मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास बनता है, समझ गए? मिडिल क्लास का क्या होता है? इस क्लास का निर्माण होता है, मिडिल क्लास का, समझ गए? अब यहाँ पर मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, समझ गए? राजा की बात को नहीं मानते थे, कहते थे कि हमें एक अधिकार चाहिए। जब आप अपने समाज में क्या होते हैं? पढ़ लिख लेते हैं, समझ गए, तो आप सरकार से सवाल करने लगते हैं, आप सरकार से अपनी मांगों को रखते हैं। और इसलिए देखिएगा कि हर एक देश के जो राजा होते हैं, जो वहाँ की सरकार होती है, वो गरीबों के नाम पे वोट लेती है, लेकिन उन्हें उनका जो अधिकार है वो दे नहीं पाती है, समझ गए? और जो मेन आपका किसी भी देश में गरीबी का कारण होता है एजुकेशन। यदि जिस देश में एजुकेशन को कंप्लीट किया जाए, बढ़िया से एजुकेट किया जाए लोगों को, तो उस देश में कंपनियां स्थापित होगी, पढ़े लिखे लोग क्या होंगे? डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, और अनेक प्रकार के बिजनेसमैन बनेंगे। और धीरे धीरे उनकी जो आबादी होगी एजुकेशन के बल पे क्या होगा? कंट्रोल होगा, और उन्हें रोजगार मिलेगा, समझ गए? तो सरकार करती है कि ये सब पढ़ लिख लेगा तो हमसे सवाल करेगा, और यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर हम किस काम का रहेंगे? तो अनेक पार्टियां मिल करके ये लोचा करती है, और गरीब को गरीब ही रखना चाहती है। देखिए 5 किलो अनाज पे कहता है, अभी की सरकार क्या कर रही है? हम हर एक लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं हर महीना। 5 किलो अनाज देने से आप क्या कर लीजिएगा बताइए? उसी प्रकार यहाँ देखेंगे कि मिडिल क्लास क्या किया? पढ़ा, अपने बच्चों को पढ़ाया, समझ गया? पढ़ाने के बाद एक वर्ग बना, स्थापित हुआ, गरीब वर्ग क्या बना? मिडिल क्लास बना। और तब जाकर के फ्रांस में क्या हुई? क्रांति हुई। नहीं ये पढ़ते तो इतना जल्दी क्रांति नहीं होता। तो यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि 8वीं सदी, ठीक है, 8वीं सदी में आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग क्या हुए? एजुकेट हुए, यानी कि यहाँ पे लोगों को पढ़ने का चांस मिला, और पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से अपनी आवाज़ को क्या किए? आगे उठाएं। मिडिल क्लास, आपको मिडिल क्लास की हम बात करें तो यहाँ क्या थे? मैन्युफैक्चरर थे, और व्यापारी बन गए। लार्ज स्केल, एक बड़ा स्तर पे क्या हो गए? एक बिजनेसमैन बन गए, यानी कि बड़ा बड़ा व्यापारी बन गए, कंपनियां खोलने लगे। तब जाकर के एक मजदूर वर्ग एक नया वर्ग बन के उभरा, और एक शक्ति के रूप में आगे आया। इसमें जब इनकी इस तरह की क्या होती व्यवस्थाएं होती है, आगे बढ़ते हैं, तो उनका जो कार्य करने का जो तरीका होता है, उनके पास जो आज़ादी होती है, हर चीज़ को क्या करते हैं? वो पाना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारे पास जो लोगों के लिए अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार नहीं है, हम उसे लेकर रहेंगे। और इस प्रकार सरकार के प्रति क्या करते हैं? वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, आप इसमें देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने बहुत सारे चीज़ देखा, तो ये चीज़ों को हम नीचे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नोट्स आते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाने में कहा जाता है कि जले में घी डालने का काम किसने किया? तो जब देखेंगे कि किसी भी देश में क्रांति होती है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? कवि आते हैं, संगीतकार आते हैं, कहानीकार आते हैं, अनेक लोग आते हैं, और अनेक प्रकार के क्या करते हैं? कहानियाँ कहते हैं।
अनेक प्रकार की कहानियां कहते हैं जिनसे लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, लोगों के अंदर एक जोश पैदा किया जाता है अपने देश के लिए, उनकी आज़ादी को पाने के लिए, और तब जाकर के एक नया समाज और एक क्रांतियां फैलती है, और तब जाकर के जो है देश आज़ाद होता है। जैसे भारत की क्रांति आप देखें थी, भारत में जो आज़ादी की क्रांति हुई थी, तो भारत ऐसी गुलामी से आज़ाद नहीं हुआ, उनमें भी क्या हुआ, बहुत सारे इतिहासकार, कवि, संगीतकार, ये सब क्या लिए, भाग लिए, क्रांतिकारी वीर भाग लिए। तो वहाँ पे उसी तरह से फ्रांस में जो है बहुत से लोगों ने क्या किया, उसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया, जैसे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या थे, तो मॉन्टेस्क्यू यहाँ के क्रांति में एक महत्वपूर्ण, देखिए मॉन्टेस्क्यू का क्या है, ये चित्र है उनका, आप अच्छी तरह से देखिए इनको, और इसमें उन्होंने क्या किया, तो ये क्या थे, कहा गया कि नोबेल मैन बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ब्रिटिश आदमी थे, समझ गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकार के विरुद्ध गया, ये सरकार के विरुद्ध गए और लोगों के क्या किए, सहायता किए, लोगों की सहायता की। उन्होंने कहा कि हमें लोगों को अधिकार देना चाहिए, लोगों को अधिकार छीनना नहीं चाहिए, लोगों के पास जो अधिकार है वो दीजिए, उन्हें जो चाहिए दीजिए। तो ये सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। कवि का तो यही काम है कि जिस समाज में ज़्यादा क्या होता है, जिस लोग के साथ गलत होता है, उनके लिए क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उन्हें अधिकार दिलाते हैं। इन्होंने वैसा ही काम किया। तो पहला हो गया क्या आपका, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के बाद आपका क्या आते हैं, जीन जैक्स रूसो। रूसो की हम बात करें तो रूसो ने भी क्या किया, हमारे समाज में गरीब तबके के लोगों की सहायता की, उनके लिए आवाज़ उठाई इन्होंने। देखिए कितना स्मार्ट है, दोनों तो स्मार्ट है, समझ गए। अब इन्होंने भी क्या किया, अच्छा खासा काम किया हमारे लिए, यानी कि वहाँ के गरीब वर्ग के लोगों के लिए। और उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, महान व्यक्ति जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या करते हैं, तो वो भी समाज को इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। इनका कहना है, इन तीनों का कहना है कि समाज में जो है हर लोगों को जीने का अधिकार है, हर लोगों को अपना अधिकार होता है कि वो अच्छी तरह से जिए। प्रकृति ने हमें जन्म दिया है और अच्छा से जीने का, और उनके अधिकार होते हैं, और उस अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। और इसलिए तीनों ने क्या किया, तीनों ने अपने गरीब तबके के लोगों के लिए, जिन्हें सताया जा रहा था, उनके लिए आवाज़ उठाई, समझ गए। और सरकार से सवाल किया कि आपकी जो सत्ता है, उसका जो शक्ति है, उसे क्या किया जाए, सीमित किया जाए, और लोगों को अधिकार दिया जाए। तो अर्थात अधिकार की बात कर रहे थे कौन, ये तीनों सामाजिक व्यक्ति, यानी कवि थे, राइटर थे ये सब। अगला आप देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, इसके चरण को देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के चरण क्या क्या थे, कौन कौन थे, ठीक है। तो इसमें आप चरण देखेंगे, पहला क्या होता है, 1789 से लेकर 1792 में चलता है। 89 में आपका क्या होती है, क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति, और 92 तक आगे चल के बात होती है। दूसरी जो होता है रेडिकल फेज आता है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आता है। और आपको पता है कि 1774 में क्या होता है, राजतंत्र स्थापित होती है, अब फिर 94 में स्थापित हो जाती है। और उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेज आता है आपका, ये आता है 1795 1799। और उसके बाद जो स्टेज इसमें आगे बढ़ करके फिर यहाँ क्या होता है, नेपोलियन का क्या होता है, एक नेपोलियन का एक लाइफ स्टाइल स्टार्ट होता है, नेपोलियन का शासन स्टार्ट होता है। नेपोलियन कोई कम नहीं था। अब इसमें देखें कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रकोप कैसा रहा। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप को देखेंगे कि अब जो है इस क्रांति को समझना सबके लिए क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। यह एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था, और इस चीज को हम एक एक पॉइंट करके नीचे देखें कि इसमें क्या क्या हुआ। तो पहला जो पॉइंट होगा, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए जो लोग क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। 1780 से लेकर 90 के दशक में आप देखेंगे तो 1789 में आपको पता है कि क्या हुआ था, क्रांति हुई थी फ्रांस की। और इस बात जब क्रांति कहीं होती है तो खाने पीने का सामान, पैसा, बहुत चीज़ क्या होता है, तहस नहस तब बर्बाद होता है। और इस बीच क्या हुआ, वहाँ की स्थिति एकदम खराब हो गई, समझ गए। अब लोग खाने के लिए तरस रहे थे। उसी बीच क्या होता है, तो उसी बीच क्या होता है आपका कि प्राकृतिक वार होता है, यानी प्रकृति क्या करती है, जैसे हो गया सुखाड़, ठीक है। अब सुखाड़ हो गया तो तबाही आएगी, खेती होगा नहीं, जिसकी वजह से और खुराकी में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ गया, जिसकी वजह से और तबाही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने का सामान नहीं मिल रहा है। जो सामान बच रहा है, जैसे कि जनसंख्या पहले क्या था, 23 मिलियन, अब कितना हो गया, 28 मिलियन हो जाता है। तो जब इतना वृद्धि हुआ, ठीक है, 28 मिलियन की 23 28 मिलियन 5 मिलियन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अर्थात 5 मिलियन मतलब 5 गुना 10, 50 लाख लोग,
50 लाख लोगों की क्या वृद्धि हुई, और जब वृद्धि होगा तो खाने पीने में तो समस्या होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से वहाँ क्या हुआ, समस्या हुआ, जिसकी वजह से लोग जीने के लिए क्या कर रहे थे, एक संघर्ष कर रहे थे। अब यहाँ पे जब जीने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे तो फूड क्राइसिस यानी कि खान पान की क्या हुई, बहुत कमी हुई। आज जो भोजन बच रहा था, जो यहाँ पे क्या सामान बच रहे थे, खाने का सामान जो इसमें भारी क्या हुई, कमी आई। और जब सामान कमेगा तो इसका रेट क्या होगा, तो इसका प्राइस जो है आपका बहुत हाई हो जाएगा, समझ गए। अर्थात फ्रांस में जो सामान बिकने लगे बहुत ज़्यादा महंगा बिकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को क्या हुई, बहुत जीवन में कष्ट हुआ, बहुत अपने समस्या झेला उन्होंने। तो ये चीज था आपका, ठीक है। आगे जो चीजें होंगी आपका वो यहाँ तक हमने देखा। अब चलिए देखते हैं कि क्रांति का प्रकोप, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। क्रांति का प्रकोप क्या होता है, तो आप देखेंगे द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एज मेंशन बिलो, यानी कि इसके बारे में क्या नीचे दिया गया है। तो आप देखेंगे, अब देखते हैं लुई सोलहवां के बारे में थोड़ा सा और। 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को क्या होता है बच्चों, तो देखिएगा आपका कि लुई सोलहवां जो है असेंबली एक बुलाता है, और असेंबली में क्या प्रपोजल आता है कि न्यू फॉर्म ऑफ टैक्सेस विच वाज बाइकॉट बाय द थर्ड क्लासेस स्टेट, यानी कि एक ये टैक्स का क्या लाता है, बिल लाता है, और उसके जो है तीसरा स्टेट के द्वारा क्या किया है, बाइकआउट किया जाता है, उसका कहते हैं बहिष्कार किया जाता है। बाइकआउट मतलब बहिष्कार करना, यानी कि कहता है कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, नहीं करेंगे, समझ गए। तो इस तरह से होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा प्रकोप लेता है लुई सोलहवां के कारण। देखिए लुई सोलहवां इतना दिमाग उल्टा सीधा लगाता है ना। अब ऐसा क्यों लगाता है, तो आपको पता है कि उनकी सलाहकार कौन है, एक महारानी है, और ससुरी 1 नंबर के लोल है, वो खर्चीले है, समझ गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि दे फाउंड द वोटिंग सिस्टम अनफेयर एंड स्वर नॉट टू अटेंड एनी असेंबली अनलेस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राफ्टेड लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्की। कह रहा है कि एक संविधान तैयार किया गया जिसमें राजा के शक्ति को सीमित किया गया, और यहाँ पे वोट देने के अधिकार को भी दिया गया, लेकिन वैसे लोगों को दिया गया जो उसके लायक थे, समझ गए। बहुत से लोगों को इससे क्या किया, अलग रख दिया, इसलिए क्या हुआ, अब यहाँ पे महिलाओं को जो है, वुमन को, ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, समझ गए। कुछ गरीब वर्ग के लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं था, समझ गए। तो जब इन्हें अधिकार नहीं रहेगा, आप याद रखिए, यहाँ पे जो स्टेट असेंबली लगती थी यहाँ पर, तो पहले वर्ग में 300 थे, दूसरे वर्ग में कितने आदमी थे, 300 थे, और तीसरे वर्ग में क्या, तो तीसरे वर्ग में आपका हो गया 600, समझ गए। और ये जो 300 लोग थे वोट इनका क्या था, एगो था, और ये जो 300 वर्ग थे इसमें वोट कितना था, एक था 300 में। ये जो 600 लोग थे इसमें वोट कितना था, एक था। अब बताइए किसी भी बिल को पास करने के लिए क्या होता है, 50% वोट चाहिए, तो ये एक ये दे दिए, एक ये दे दिए, 2 तो हो गया। तो 3 में से, ठीक है, 2 क्या किया इन्होंने, उच्च वर्ग के लोगों ने दे दिया, तो बिल पास हुआ कि नहीं होगा। तो ये इस प्रकार क्या करते थे, कोई भी बिल पास कर देते थे और इनको फेल कर दिया था। तो यहीं पे क्या कहते हैं ये, कि जो जितना लोग है उतना क्या किया जाए, वोट काउंटिंग की जाए, यानी 300 यहाँ है तो 300 वोट होना चाहिए, और यहाँ 300 वोट, अरे 600 तो 600 वोट, यानी टोटल आपका 1200 वोट होना चाहिए, और उसके अनुसार आपका डिसाइड किया जाएगा कि कोई बिल पास होगा या नहीं होगा, समझ गए। ये तरह से ये बातें हुई यहाँ पर। तो इसकी हम बात पहले कर चुके कि जो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रकोप आया, तो जब फ्रांसीसी क्रांति आई तो क्रांति के बाद आपका खाना पीना की समस्या क्या हुई, बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पे फूड में क्या हुआ, गड़बड़ी हुआ, जैसे बारिश नहीं हुई, सुखाड़ हो गया, जिसके वजह से फसल नहीं हुआ, तो लोग क्या हो गए, तबाह होने लगे। अब देखिए खाने पीने के लिए लोगों ने क्या किया, लड़ना चालू किया। आगे क्या किए, तो पिजान्स रिटेलिएटेड बाय लूटिंग स्टोर्ड ग्रेन्स एंड बर्निंग डाउन रिकॉर्ड्स ऑफ मॉर्टगेज पेमेंट्स वाइल द नोबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरे वर्ग के लोग खाने पीने के लिए देखते हैं कि जहाँ जहाँ सरकार का क्या तानाशाह सरकार थी, जहाँ जहाँ अनाज का भंडार था, समझ गए, उस पर क्या कर देते थे, अटैक कर देते थे, अटैक करके सब लूट लेते थे खदान को, समझ गए। जहाँ पे गोला बारूद था उसे भी लूट लेते थे कि आओ फरिया लेंगे, आओ ससुरे देखते हैं कितना ताकत है।
तो खाने के लिए यानी कि फूड पे क्या, जितने भी भोजन थे जहाँ पे अनाज थे वहाँ लूट लेते थे, लूट के लोगों में बांटते थे और खुद खाते थे, समझ गए, इस तरह से हुआ। और जहाँ पे क्या था, तो जो डॉक्यूमेंट थी यानी कि सरकार का जो रिकॉर्ड था, उन सारे चीजों को क्या किए, जला दिए, समझ गए, कौन जेल में है, कौन क्या कर रहा है, सारे रिकॉर्ड को इन्होंने क्या किया, जहां जहां मिला सब जला दिया। और उसके बाद क्या होता है, लुई 16वां हैड टू अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली टू ब्रिंग एन इनटू दिस अपराइजिंग्स। अब उसके बाद क्या होता है, लुई 16वां जो है उनके समय में आगे चल के, ठीक है, नेशनल असेंबली बनता है और स्टेट असेंबली से क्या बनता है, नेशनल असेंबली बन जाता है। उसके बाद 14 अगस्त 1789 ईस्वी को देखेंगे आप कि नेशनल असेंबली पास्ड द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड अनइक्वल टैक्स सिस्टम। यहाँ पे जो आपका टैक्स लग रहा था सबसे, समझ गए, उस चीज को समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए ऐसा क्या होता है। अब देखिए फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि यहाँ पे फ्रांस में राजतंत्र तो है, समझ गए, मोनार्की है, लेकिन यहाँ पे संवैधानिक हो गया, यानी संविधान यहाँ लागू हो गया। संविधान लागू से होने से क्या होता है, संविधान में नियम कानून होते हैं और सबको जीने का अधिकार होता है, उसमें रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज को क्या किया जाता है, दिया जाता है। यानी कि इसमें हर किसी का क्या होता है, शक्ति एक सीमित रहती है, इसलिए क्या हो, एक संवैधानिक। यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका नेशनल असेंबली है, ये देख लीजिए, ये है और ये भी है, नेशनल असेंबली है आपका फ्रांस का। इस चीज को आप देखिए भली बात बढ़िया से। और उसके बाद आपका इसमें यदि हम देखें कि इसमें होता क्या क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल यानी मोनार्की होता है, जब संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस बनता है, तो यहाँ क्या क्या होता है, यदि हम आफ्टर द नेशनल असेंबली गैंड रिकॉग्निशन एंड पावर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन फ्रांस स्टार्टेड टू चेंज एज फॉलो। जब यहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होती है तो इसमें निम्न प्रकार के बदलाव आते हैं। क्या क्या आता है, देखें 1791 में आप देखेंगे तो नेशनल असेंबली में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनता है, यानी कि संविधान तैयार होता है, और तैयार होने के बाद इट डिवाइडेड द पावर्स टू द जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, टेकिंग अवे पावर्स फ्रॉम जस्ट वन इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ, उसमें तैयार हो रहा था, तो लोगों की शक्ति को क्या किया गया, सीमित किया गया, अनेक चीजों को इसमें शामिल किया गया, समझ गए। तो संविधान लागू होने से इतना फायदा है कि हर किसी के पावर को क्या किया, सीमित किया जाएगा। जैसे वहाँ पे पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, तो लोगों को सताते थे, वो चीज अब नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है, आपको फिर तो वही बात हो जाती है, समझ गए। अब यहाँ पे एन इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज यूज्ड एज द मेथड टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। कह रहा है कि अब क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से वोट पड़ेगा। पहले आप प्रत्यक्ष रूप से अपने चुनाव कर लेता था, अब प्रत्यक्ष रूप से आप भी वोट देंगे, हम भी देंगे, हर कोई देगा वोट, इस तरह से यहाँ पे बात हुई। और सिटीजन्स जो 25 साल से ऊपर है वही क्या करेंगे, टैक्स पेयर एट द लिस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर द टर्म्स। अब देखिए जो यहाँ पे 25 वर्ष से ऊपर थे वो भी वोट भी दे सकते थे, और वो जो है अलाउड टू वोट, ये देखिए वोट देने का उनको क्या था, अधिकार था, ठीक है। और यदि हम बेसिक राइट्स देखें, यानी कि मौलिक अधिकार देखें हम, तो आपका क्या था, सब के बराबर थे यहाँ पे। और जो फ्रीडम थी, बोलने की आज़ादी, हर चीज को क्या किया, कानून की आज़ादी, हर तरह से सब चीज में क्या किया, समानता दिया गया। तब बोलने की आज़ादी जब मिल ही गया, प्रेस की आज़ादी मिल ही गया, तो फिर और क्या चाहिए, राइट। फ्रांस अबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक 1792 में क्या होता है कि फिर से जो है यहाँ पे मोनार्की क्या होता है, बर्बाद होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, गणतंत्र फ्रांस बनता है। अर्थात फ्रांस की जो सत्ता है वो परमानेंट नहीं थी सर, वहाँ पे कभी राजतंत्र आ रहा था, कभी गणतंत्र, कभी राजतंत्र, कभी गणतंत्र। गणतांत्रिक में क्या था, तो ससुरा वो गणतांत्रिक नहीं था, संविधान है ही नहीं, राजा बना हुआ है, तो फिर गणतंत्र कहाँ से हुआ, तो राजतंत्र ही स्थापित रहा उसमें, समझ गए। जब यहाँ पे राजतंत्र क्या हुआ, बर्बाद हुआ, खत्म किया गया उसमें, तो उसमें क्या क्या हुआ दोस्तों, तो उसमें आपको पता है कि देखिए, अदर देन फ्रांस गोइंग ऑन अ वार विथ प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ क्या होता है, ये लड़ाई लड़ता है। और नेशनल असेंबली जो है आपका, दीज वर द मेन प्रोसीडिंग
वाइल अबलिशिंग द मोनार्की। और यहाँ पे जब युद्ध होता है तो यहाँ पे जो राजतंत्र है इसको क्या कहते हैं, खत्म कर दिया जाता है। लुई 16वां जो है वो चुपे चुपे, ससुरा एक नंबर के देखो क्या दिमाग लगाता है, लुई 16वां चुपे चुपे जो है प्रशिया से, समझ गए, प्रशिया से क्या किया था, साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, क्या एक संधि किया था कि हम अंदर अंदर क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये हो गया था प्रशिया से, क्या इस तरह से ये बंधन बनाया था, समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको इसके बारे में पहले बताएं कि वह जो है अन्य देशों से क्या करता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे उसके क्या होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। 91 की हम बात करें आपको, तो 91 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन गेव पॉलिटिकल राइट्स, लोगों को क्या करता है, अधिकार दिया जाता है, राजनीतिक अधिकार। दिस लेड टू अ रिवोल्ट इन पेरिस अगेंस्ट द पीपल। अब देखिए, लेकिन क्या होता है कि जब लोगों को अधिकार मिलता है तो फिर से ससुरा जो है लोगों के, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए तो, दिस लेड टू अ रिवोल्ट इन पेरिस अगेंस्ट द पीपल। अब लोगों के विरुद्ध में यहाँ क्या होती है, लड़ाइयाँ होने लगती है। लेटर द रॉयल फैमिलीज वर इम्प्रेशंस एंड इलेक्शंस वर हेल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाँ यहीं पे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ पे लोग पेरिस पहुंचते हैं तो राजा को कहते हैं, पहले बताए थे कि चलिए आप देखिए गांव में रहिए, हमारे बीच रहिए तो पता चला गरीबी क्या है, कितना हम समस्या सह रहे हैं, कितना हमें झेलने पड़ रहा है। तो वहां से लेके इनको राजा को उठा के क्या किए, अपने साथ लेके चले गए। अब फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब उसके बाद देखेंगे कि न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज द टर्म्ड द कन्वेक्शन, इट अबोलिश्ड द मोनार्की इन 1792 एंड मेड फ्रांस अ रिपब्लिक। अब फिर से जो है फ्रांस जो 1792 में यहाँ पे राजतंत्र खत्म होता है, अब गणतंत्र क्या होता है, स्थापित होता है। बार बार कहें कि यही चीज बता रहे हैं, तो यही चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार ये बदलाव इसमें आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा टेरर, राइन ऑफ टेरर, ठीक है, राइन ऑफ टेरर आतंक की हम बात करें, इसमें क्या होता है, तो 1793 से 94, ठीक है, 1793 से 94 में यदि हम बात करें तो अनेक प्रकार की पॉलिसीज आई, समझ गए, जिसमें लोगों को क्या किया, इफेक्ट किया, और ऑल अपोजर्स वर शूट डाउन। यहाँ पे कुछ नियम लागू हुआ और लोगों को मारने का क्या किया, आदेश दिया गया, सैनिक को आदेश दिया, धर के ठोक दो, जो गड़बड़ पहुंचाता है ठोक दो। इफ फाउंड गिल्टी दे वर मर्सिलेसली गिलोटिन्ड इन पब्लिक सेटिंग से टू सेंड अ मैसेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि लोगों को ये दो जाके कि जो हमारे विरुद्ध क्या करे, आवाज उठाएगा, धर को उसको धून दिया जाएगा, समझ गए। ये इस तरह से अर्थात आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, डिक्टेटरशिप आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया फिर क्या, तानाशाह। तो तानाशाह जब आता है, तानाशाह व्यवस्था फिर से आ गया, तानाशाही आ गया, समझ गए। फ्रांस एक फिर से क्या बना गया, तानाशाह देश बन गया, और इसमें जो है आपका संविधान को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, और फिर से आपका जो फ्रांसीसी समाज था गड़बड़ होने लगा, समझ गए। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे दो असेंबली बनाया जाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव, देखिए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। द क्लासिंग ऑफ द डायरेक्टरी विथ द लेजिस्लेटिव पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ ससुरा एक व्यक्ति आता है और उसका नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी को हम समझेंगे। पहले इसका फोटो देख लीजिए, स्मार्ट है कैसा है, देखिए कितना हैंडसम है, ठीक है, और देख के घबराइएगा नहीं कि हम स्मार्ट नहीं हैं, समझ गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के चित्र को आप देख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के कारनामों को आगे चल के समझेंगे। देखिए शुरू करते हैं। अब जो नेपोलियन बोनापार्ट है, 1804 में नेपोलियन सीज्ड द रेंज ऑफ फ्रांस एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पेरर। कह रहा है कि वहाँ के हर चीज को खत्म करके क्या करता है, नेपोलियन खुद को फ्रांस का क्या बनाता है, सम्राट बना देता है, यानी कि वहाँ का ये एम्पेरर बनता है, शासक बन जाता है, कब 1804 में। और उसके बाद क्या करता है, उन्होंने शासन करना शुरू किया और आसपास के देशों को अपने में मिलाना शुरू किया, और सोच रहा था वो क्या कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे मतलब बहुत शक्ति हो, और सारे चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहा था, अगल बगल देशों को जीतने की कोशिश कर रहा था। अर्थात फ्यूडल सिस्टम वाज एबलिश्ड, यहाँ पे जो पहले की व्यवस्था थी सबको खत्म कर दिया। अब बोनापार्ट जो है
खुद को जो है एक शक्तिशाली के रूप में दर्शाने की कोशिश की, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्रोटेक्शन लॉज एंड इक्वल वेट एंड मेजर सिस्टम्स इन डेसिमल्स। और जो फ्रांस में है जो नाप तौल की जो पत्ती वो किसका देन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, फ्रांस में नाप तौल की पत्ती को लाया। अब नाप तौल की जब पत्ती आया तो यहाँ पे लोगों को क्या हुआ, फायदा हुआ। इनिशियली हेल्ड एज अ लेबरेटर हिज मिलिट्री प्रैक्टिस वर सून टर्म्ड क्रूड इन्वेडिंग एंड वायलेंट। देखिए जैसे कि उन्होंने क्या किया, जब ये आए नेपोलियन बोनापार्ट तो अपने शक्ति को बढ़ाने लगे। शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो सैनिक को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सैन्य व्यवस्था पे खूब तगड़ा ध्यान दिए, जिसकी वजह से फ्रांसीसी जो क्रांति है एक नया रूप लेने वाला था, समझ गए। यानी फ्रांस एक नया देश और एक भयंकर रूप लेने वाला था, जो 1789 में तो हुआ ही, ठीक है। उसके बाद भी एक अच्छा खासा बदलाव इसमें आने को है। यानी 1789 की क्रांति के बाद जो है फिर से जो है यहाँ पे राजतंत्र स्थापित होता है। लेकिन अब यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, देखिए द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 saw his defeat। जब 1815 में वाटरलू का जब युद्ध होता है 1815 में, किसके लिए, तो नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए। क्यों, ससुरा नेपोलियन बोनापार्ट था, फ्रांस के आसपास जो देश थे उन सबको क्या कर रहा था, ये जीतते जा रहा था। अब अगल बगल वाला देश समझा कि ससुरा ही जब जीत रहा है तो हमारी तो हालतें खराब कर देगा, ये तो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, समझ गए। और इसलिए सारे देश मिल करके अगल बगल के जो दुश्मन थे इसके, और इसको हराने की कोशिश की। और वाटरलू के युद्ध में 1815 में अंत से क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा है, राइट। तो चलो दोस्तों आगे चलती हैं। यानी कि ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा इसका, ठीक है। तो वैश्विक प्रभाव आप देखेंगे तो इसकी वजह से जो हम देखेंगे कि इसकी वजह से जब फ्रांस में जब क्रांतियां आई तो लोगों का नज़र बदल गया। क्यों, उन्होंने सोचा कि जब फ्रांस आज़ाद हो सकता है, फ्रांस एक राजतंत्र से गणतांत्रिक देश बन सकता है, रिपब्लिक कंट्री बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। और फ्रांस के देखाइश की आसपास के देश जो है वो भी क्या करने लगा तो वो भी जो है गणतंत्र की मांग करने लगा, लोगों को आज़ाद करने की मांग करने लगा। और यहाँ से लोग निकल के फ्रांस से और आसपास के लोगों की सहायता करना शुरू कर दिए, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि आसपास के देशों में गए वो लोगों को जागरूक किए और उन्हें मदद किए कि आप भी स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से विश्व का जो देखने का नज़रिया था, ठीक है, पूरे विश्व के लोगों का क्या हो गया, बदल गया। तो ये हमने चीज़ें देखा कि क्या क्या इसमें हुआ, ठीक है। तो अंत हम कह सकते हैं, अंत हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का विश्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और उसी की वजह से फ्रांस के चलते जो है विश्व के अनेक देश क्या हुए, गणतंत्र बने, वहाँ के लोग स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, राइट। तो आपको लेक्चर यदि अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर लेक्चर बन सके, ठीक है। यह मेरा स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप इसमें सहायता करें। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए फ्री में। तो जब जैसे ही हमारे जो उतने क्षमता हो जाएंगे तो मैं सभी बच्चों को क्या करूँगा, जो ऑफलाइन का क्लास है, जो क्लास में पढ़ाई होती है बैठा करके, उन्हें फ्री में पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जो बाबा साहब का जो सपना था उसे पूरा करने की, यानी कि हर एक लोगों को पढ़ाओ, समझ गए। और जब लोग पढ़ेंगे तभी हमारा समाज क्या होगा, हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा देश जो है एक विकसित होगा, समझ गए। तो इस लक्ष्य को पाने में आप सहायता करें, मेरी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। जय हिंद।